अरे आप इधर उधर ही रहते ना। उस कैलेंडर की विशिष्टता और उपयोगिता के बारे में अविचल जी ने संक्षेप में सारी बातों को हमारे सामने रखा है। चौधरी जी ने मैथिली भाषा के महत्व के बारे में और इस दिवस की उपयोगिता के बारे में, इसके निर्धारण के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। इसके साथ ही इस समाज की एक बच्ची शालिनी, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है कथक में, इसके लिए सम्मानित हुई हैं। इनके गुण को, इनकी कला को सराहा गया है। अभी काफ़ी कम उम्र की हैं। मुझे उम्मीद है कि अपने जीवन में इस विधा को अपनाया है इन्होंने, तो कई अन्य उत्कृष्ट मुकाम पर ये पहुँचेंगी। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है और आपका नाम कथक नृत्य के क्षेत्र में देश की जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं उनमें शुमार हो, ये हमारी सभी की शुभकामना आपके साथ है। जो सर्वाधिक महत्व का विषय आज के इस समारोह में है वह है मैथिली भाषा को इस राज्य की नियोजन नीति में जो उचित स्थान नहीं दिया गया है उस पर विक्षोभ, आक्रोश प्रकट करना और यह स्थान मिले मिथिला मैथिली भाषा को, इसके लिए इसका प्रयास करना। विगत दिनों मैंने और हम लोगों के साथियों ने द्वितीय राजभाषा के रूप में मैथिली को स्थान दिलाने के लिए हम लोगों ने जो भरसक प्रयास किया था, आपने उसका उल्लेख भी किया है। और उसके नाते यह आपकी उम्मीद स्वाभाविक है कि आज जिस स्वाभिमान अपमान की लड़ाई में इस राज्य के समस्त मैथिल भाषी एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसको भी उचित मुकाम तक हम पहुँचाएँ। इसके प्रयास करने के लिए आपने मुझसे उम्मीद भी लगाया है, मुझे प्रेरित भी किया है। मैं बिना संकोच के कहना चाहूँगा इस विषय में आज जो प्रचार के माध्यम हैं, सोशल मीडिया हैं, समाचार पत्र हैं, उनके द्वारा मैंने भी अपनी बात सरकार के सामने भी रखा है और मैंने सरकार को बड़ी सीधे सपाट शब्दों में कहा है कि यह निर्णय एक छोटे मन का निर्णय है। ऐसा नहीं है कि आपको छांट देने से मैथिली का सम्मान इस देश में कम हो जाएगा, घट जाएगा। मिलना चाहिए। सरकारें जो जनता की प्रतिनिधि होती हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि सबके साथ न्याय करेंगे और किसी के साथ न्याय नहीं करके किसी को आप छांट दीजिए और इस छांटने के कारण कोई दूसरा बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे न्याय को कभी भी हमारे शास्त्रों में महत्व नहीं दिया गया है। बल्कि कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसने अगर कहीं ये प्रयास किया है तो उसके प्रयास को सराहना तो दूर, नहीं सराहना तो दूर, उसके प्रयास को अधिकार की श्रेणी में रखा गया है और उसे अनुचित बताया गया है। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा जब द्रोणाचार्य ने ले लिया तो उनकी समस्त विद्वता और उनके समस्त पराक्रम के सामने उनका यह एक काम उनको अत्यंत श्रेष्ठ श्रेणी में ले जाने से रोकने वाला साबित हुआ। तो आज अगर कोई सरकार आ जाती है और वो मानती है कि हमारे डीएनए में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, हमारा गठन इस काम के लिए हुआ है कि हम जो समझते हैं वही हम करते करते आए, तो यह उनके सोच की सीमा और मर्यादा को दर्शाता है। बिहार मूल की भाषाओं के प्रति
अगर झारखंड में दुर्भावना रखी जाएगी तो इससे उन भाषाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। उन भाषाओं के साथ तारतम्य जोड़ने वाले कुछ लोगों को नियुक्तियों में, नियोजन में कुछ लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, मगर इससे भाषाओं का महत्व कम नहीं होगा, बल्कि इससे इस राज्य को एक समरसता की ओर ले जाने की दिशा में जो प्रयास होना चाहिए उस प्रयास की कमी दिखाई पड़ेगी। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो विविधतापूर्ण है, बोली और भाषा ही के रूप में नहीं बल्कि धर्म के रूप में, संस्कृति के रूप में, परंपराओं के रूप में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं में सामंजस्य से बैठाकर चलने वाला नेतृत्व होगा तो राज्य आगे जाएगा और ये विभिन्नताएं मिलकर एक समरस धारा कायम करेगी जो इस राज्य की विशेषता बन सकती है। नहीं तो खंडों खंडों में विभाजित विभिन्नताएं इस राज्य को, जैसा कि अभी 21 वर्षों में हुआ है, जो महत्व राष्ट्रीय राजनीतिक मानचित्र पर मिलना चाहिए उनके नहीं दिलाने का एक बड़ा कारण यही रहा है। एक राज्य है जहाँ 21 साल में केवल 4 बार जेपीएससी की परीक्षाएं हो पाई हैं। जेएससी की परीक्षाएं कब होंगी, कब रद्द होंगी, ये पता नहीं है। और परीक्षा होती है, परीक्षाफल आता है, अंत में न्यायालय में चुनौती मिलती है और न्यायालय के निर्णय से फिर विलंब हो जाता है इसमें। तो जो इतिहास रहा है, अगर इस इतिहास को बदलने की मानसिकता हमारे भीतर नहीं रहेगी तो इस राज्य को हम आगे नहीं ले जा सकेंगे। तो ये सोचना और समझना होगा कि हमारा देश एक संविधान के हिसाब से चलता है। उस संविधान की धाराओं के आधार पर, उस अनुच्छेदों के आधार पर नियम बने हैं, कानून बने हैं। अगर उस नियम और कानून के प्रति कोई सजग रहेगा, सचेत रहेगा और देखेगा कि हमारे निर्णय से उन प्रावधानों का कहीं हनन नहीं हो रहा है, तब तो ये राज्य आगे बढ़ेगा। कोई ये सरकार सोचेगी कि हम किंचित किसी एक खास समूह के लाभ के लिए या अपनी छवि बनाने के उद्देश्य से अगर हम संविधान के, कानून के प्रावधानों की अवहेलना कर देंगे तो इससे अंततः जो नुकसान होगा उस राज्य की जनता का होगा, जैसा कि पिछले 21 वर्षों में यहाँ के युवकों का नुकसान होते आ रहा है। परीक्षाओं में परीक्षाएं नहीं दे पाने के कारण से 2 पीढ़ियां तो बिल्कुल ही वंचित रह गई उसके लाभ से। किसको लाभ मिला इसका? और जहाँ तक बिहार के पुनर्गठन के बाद झारखंड के अलग होने की बात है, तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूँ कि पहले जब बिहार था, एक था, तो उसमें एक झारखंड अलग क्षेत्र था। जब यह झारखंड बिहार से अलग हुआ तो जैसे पहले के बिहार में एक झारखंड बसा हुआ था, उसी तरह से आज के झारखंड में एक बिहार भी बसा हुआ है। कोई चाहे कि हम इस सत्य को नकार दें तो ये उचित नहीं होगा और ऐसे नकारने से राज्य का हित भी नहीं होगा। जो भाषाएं हैं पहले भी बोली जाती हैं, बिहार एक था तब भी झारखंड के क्षेत्र में मैथिली बोली जाती थी, तभी कुछ जिले हैं जहाँ भोजपुरी बोली जाती थी। कुछ ऐसे शहर हैं जो 5वीं अनुसूची में होने के कारण से ये लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उन शहरों